हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 4 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 4 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज अलोंग चाइना बॉर्डर। Ministry of Home Affairs has decided to spend 10% of centrally sponsored scheme fund to infrastructure development in border areas। इंडिया और चाइना का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उन इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी काम है उनको बूस्टअप किया जाएगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 10% फंड जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के फंड है उनमें से 10% का फंड ईयरमार्क किया है इन बॉर्डर एरियाज के लिए। अभी करंट में जो बॉर्डर एरियाज हैं वो किन किन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से टच करते हैं, ये अगर हम वेस्टर्न साइड से स्टार्ट, अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो इस तरह से इंडिया का मैप वेस्टर्न साइड में है और चाइना बॉर्डर के अलोंग इस तरह से जाता है। तो जो पहला यूनियन टेरिटरी है जो यूटी है वो है लद्दाख। लद्दाख से इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है इंडिया का और चाइना का। लद्दाख, देन हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आ गया हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर है सिक्किम और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनसे इंडिया का बॉर्डर चाइना के बॉर्डर से टच करता है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर को टच करने वाले ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इन प्रदेश जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा अंडर बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम। बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो बजट है 2020-21 के लिए, उसके लिए एक स्पेशल फंड ईयरमार्क किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये बात बताई गई है। जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें केवल उन प्रोजेक्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से आइडेंटिफाई किए जाने वाले हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहिए तो ऐसे लोकेशंस पे जो बूस्टअप के प्रोजेक्ट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन पे फोकस ज़्यादा किया जाएगा। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर टोटल लेंथ का बॉर्डर है। 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है और इस बॉर्डर में काफ़ी सारी सी सुविधाएं बनाई जाएंगी, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पे फील्ड, इरिगेशन, मिनी स्टेडियम। और ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ के लोगों के लिए एक तरह से जो रहने का माहौल है वो सही बने। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो एम है, जो टारगेट है, वो टारगेट है बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो एनवायरनमेंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट न्यूज़ है मुंबई एस्केप निसर्ग साइक्लोन। निसर्ग साइक्लोन के बारे में ये न्यूज़ है। जैसा उम्मीद की जा रही थी कि मुंबई में लैंडफॉल किया जाएगा निसर्ग साइक्लोन के द्वारा और इस लैंडफॉल के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुंबई में इस साइक्लोन से बहुत ज़्यादा कुछ लॉस देखा नहीं गया। बस टॉरेंशियल रेनफॉल हुई, काफ़ी हैवी रेनफॉल और हाई विंड स्पीड देखी गई। करीब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो विंड थी उसके कारण थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिला। निसर्ग साइक्लोन एक सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में डाला गया था आईएमडी के द्वारा और आईएमडी के उम्मीद के अकॉर्डिंग ये जो साइक्लोन है वो कल मुंबई के कोस्ट से साउथ मुंबई में इसने लैंडफॉल किया। गुजरात में भी देखा गया है, इन गुजरात द साइक्लोन डिड नॉट हिट कोस्टल एरियाज। तो गुजरात में भी इस साइक्लोन के कारण कोस्टल एरियाज पे बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान देखने को नहीं मिला। गुजरात में तो इस साइक्लोन ने हिट नहीं किया और मुंबई में बहुत ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिला। इस साइक्लोन का ओरिजिन अरेबियन सी में हुआ था। अरेबियन सी में ये ओरिजिनेट हुआ था और उसके बाद इसने महाराष्ट्र और गुजरात की साइड का अपना रुख कर लिया था। मुंबई में लैंडफॉल करके अब ये इंटीरियर एरियाज में बढ़ा है। लैंडफॉल के बाद इसकी स्पीड कम हो गई है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया रजिस्टर्स मैसिव स्पाइक ऑफ 9577 केसेस। कल के दिन में इंडिया में एक दिन में 24 घंटे में 9577 केसेस देखने को मिले। इतने केसेस बढ़े हैं एक सिंगल डे में। तो ये नया एक रिकॉर्ड कायम हो गया है। मई महीने में जो कोविड-19 के केसेस हैं उनका ग्राफ लगातार बढ़ गया है और 9500 का आंकड़ा भी पार कर दिया है 24 घंटे के केसेस ने।
और इसके साथ जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं इंडिया में वो 2,16,000 से ज़्यादा हो गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस और पर डे केसेस की संख्या इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही साथ अब इंडिया उन यूरोपियन कंट्रीज़ के लेवल पे आ रहा है जिनमें कोरोना वायरस का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा था। जैसा अगर हम बात करें इटली में, तो इटली में 2,33,000 जो पेशेंट थे, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस देखे गए। यूनाइटेड किंगडम में 2,81,000 केसेस देखे गए और स्पेन में 2,40,000 केसेस देखे गए। तो उस लेवल पे इंडिया के टोटल नंबर ऑफ टैली पहुंच गई है 2,16,000 पे। ये जो टैली है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे राजस्थान टॉप्स इन वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स निकाला है। ये जो इंडेक्स है ये कोविड-19 के वायरस को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे किस तरह से मैनेज किया है उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए लाया गया है। और इस पर्टिकुलर इंडेक्स में वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स में राजस्थान ने टॉप किया है। राजस्थान हैज़ ऑक्युपाइड फर्स्ट रैंक इन कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स एनालाइज फॉर 10 स्टेट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 स्टेट्स गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं उनको एनालाइज करके ये पर्टिकुलर इंडेक्स रिलीज किया है। तो इसमें जो कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि एक्टिव नंबर ऑफ केसेस किस स्टेट में कितने हैं, रिकवर्ड केसेस कितने हैं और मॉर्टेलिटी रेट कितने हैं, इनके बेसिस पे ये इंडेक्स रेडी किया गया है। तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में राजस्थान ने टॉप किया है। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं ये हैं जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किसी स्टेट में कैसे की जा रही है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की क्या सुविधा है, क्या सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ कितनी हैं लोगों के लिए, जो भी लोग सिम्टम्स शो कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उन लोगों को कैसे सेग्रीगेट और क्वारंटाइन किया जा रहा है, इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या एक्शन लिए हैं, मोबाइल वैन्स की कितनी व्यवस्था है, टेलीमेडिसिन की क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है स्टेट के द्वारा। तो इन कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे इस वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स को रेडी किया गया है। तो राजस्थान ने टॉप किया है वायरस मैनेजमेंट केसेस। जो डबलिंग टाइम है कंट्री का वो है 12 दिन। अभी आज के टाइम में 12 दिन डबलिंग रेट है पूरी कंट्री में और राजस्थान में 18 दिन है। तो इस मामले को देखें तो राजस्थान में जो वायरस के इंक्रीज होने का रेट है वो भी धीमा है, यानी कि राजस्थान में जो वायरस इंक्रीज हो रहा है वो धीमे धीमे हो रहा है बाकी स्टेट्स के मुकाबले, ऑल ओवर इंडिया के एवरेज के मुकाबले भी। इस कारण से राजस्थान ने टॉप किया है वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स में। सेकेंड न्यूज़ है यहाँ पर उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन सुगम स्टार्ट किया था जिसके द्वारा जो भी माइग्रेंट लेबर्स थे जो इनको ट्रेन और बस की सुविधा नहीं मिली थी उनको ट्रेन और बस की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। ऑपरेशन सुगम वाज स्टार्टेड बाय गंजम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी इन एसोसिएशन विथ लोकल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो लोकल एनजीओज होते हैं उनके साथ में मिलकर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया एक स्कीम था, एक प्रोग्राम था जिसका नाम था ऑपरेशन सुगम। ये जो लोकल एनजीओज थे ये थे वाईएसडी, अरुणा, ईसरा और प्रेम। और ये जो स्कीम है इट इज़ स्टार्टेड टू इंश्योर नो माइग्रेंट लेबर वाज रिक्वायर्ड टू वॉक इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में अगर कोई उड़ीसा के माइग्रेंट लेबर जो वापस आ रहे हैं उनको पैदल ना चलना पड़े, इस पर्टिकुलर टारगेट को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ऑपरेशन सुगम स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर 100 किलोमीटर तक की जो जर्नी है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए बसेस प्रोवाइड की गई थी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और जो भी गंजम डिस्ट्रिक्ट में, खुर्डा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में और अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो उड़ीसा में आ रहे थे उन लोगों को एक तरह से सुविधा प्रदान करने के लिए ये पर्टिकुलर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। दे वर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ कुक्ड एंड ड्राई फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर बेसिक एमिनिटीज़ एंड नेसेसिटीज़। तो इसके अलावा भी, बसेस के अलावा भी जो खाना है, जो पानी की व्यवस्था है, ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ने माइग्रेंट जो लोग थे उनको प्रोवाइड की थी। तो ये उड़ीसा के स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सुगम उड़ीसा में गंजम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा स्टार्ट किया गया।
जो माइग्रेंट लेबर को सुविधा प्रदान करने के लिए, उनको बसेस की सुविधा देने के लिए और जो फूड और ड्रिंकिंग वाटर जैसे बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको देने के लिए स्टार्ट किया गया था। पेज नंबर 5 पे नेक्स्ट न्यूज़ है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लॉन्चेस क्वेयर इंक्लूजन पॉलिसी, सेम सेक्स पार्टनर टू गेट एडॉप्शन लीव एंड इंश्योरेंस बेनिफिट। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक जो एक प्राइवेट कंपनी है, उसने क्वेयर और सेम सेक्स पार्टनर्स से रिलेटेड जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उनको अपग्रेड किया है, इम्प्रूव किया है, और इस पॉलिसी में जो भी सेम सेक्स पार्टनर्स होंगे उनको अडॉप्शन लीव की जो सुविधा है वो एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोवाइड की है, जो पहले इनको नहीं मिल रही थी। इंश्योरेंस बेनिफिट भी एक्सटेंड किए गए हैं ऐसे लोगों के लिए, फॉर फॉस्टरिंग इंक्लूजन ऑफ LGBTQAI एम्प्लॉयज। LGBTQAI प्लस कम्युनिटी में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर लोग आते हैं, और ऐसे लोग जो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 5 ईयर का एक प्लान अनवील किया गया। कंपनी ने ये प्लान अनवील किया है, विच एम्स एट हायरिंग क्वेयर पीपल एंड एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स टू सेम सेक्स पार्टनर। तो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये जो पर्टिकुलर कदम उठाया गया है, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। और ये जो पॉलिसी या ये एक रूल बनाया गया है कंपनी में सेम सेक्स पार्टनर्स से रिलेटेड और क्वेयर लोगों से रिलेटेड, ये प्लेज करता है फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस प्रोसेस। तो ऐसे लोगों को कंपनी में अलग अलग लेवल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे सारी प्रोसेस की जाएंगी, और अगर रिक्रूटमेंट किया जाए या ट्रांसफ़र किया जाए या रिलोकेशन अगर ऐसे लोगों का हो, या ट्रेनिंग या डेवलपमेंट और प्रमोशन में भी सारे लोगों का के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो क्वेयर और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की तरफ से। और इन केस ऑफ एनी सेक्सुअल हैरेसमेंट रिपोर्टेड बाय क्वेयर एम्प्लॉयज़, उसको इन्वेस्टिगेट करवाया जाएगा एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के द्वारा। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ एक्सटेंड की गई क्वेयर कम्युनिटी को महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की तरफ से। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे, NGT होल्ड्स LG पॉलीमर इंडिया लाइबल फॉर लॉस ऑफ लाइफ। कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में LG पॉलीमर के एक प्लांट में एक गैस लीक हुई थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान गई थी। तो उस मुद्दे की सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने LG पॉलीमर्स को एब्सोल्यूट लायबल बोला है फॉर द लॉस ऑफ लाइफ कॉज बाई गैस लीक इन इट्स फैक्ट्री इन विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई थी उसके लिए पूरी तरीके से LG पॉलीमर जिम्मेदार है, ऐसा NGT ने कहा। इससे पहले 50 करोड़ रुपए कंपनसेशन के तौर पे इस कंपनी से लिए गए थे, और उसके बाद अब ये पूरी तरीके से इस कंपनी को लायबल बताया गया है NGT के द्वारा। इसके साथ ही एक कमिटी बनाई है NGT ने, जिस कमिटी के थ्रू जो रिस्टोरेशन प्लान है इस प्लांट का वो किया जाने वाला है। NGT डायरेक्टेड ए कमिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इस कमिटी में रिप्रेजेंटेटिव होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे, जो रिस्टोरेशन प्लान प्रिपेयर करेंगे अगले आने वाले 2 महीने में, किस तरह से इस प्लांट को वापस रिस्टोर किया जाए। और कंपनी को पूरी तरीके से लायबल बोला है जो भी डेथ हुई है। NGT एक्ट 2010 से बनाया गया था और ये 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। NGT का बेसिक पर्पस होता है एनवायरमेंट रिलेटेड जो केसेस हैं उनका जल्द से जल्द डिस्पोजल करना। तो ज़्यादातर जो एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं वो NGT ही देखता है। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है नई दिल्ली में, इसके अलावा भी इसकी बाकी ब्रांचेस हैं कुछ और सिटीज़ में। तो NGT के जो अभी के चेयरमैन हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल। NGT के करंट चेयरमैन हैं आदर्श कुमार गोयल। अब इसमें एक पर्टिकुलर गैस लीक हुई थी जिससे लोगों की जान गई थी। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। किस गैस के लीक होने के कारण इस LG पॉलीमर में कई लोगों की जान गई थी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पे न्यूज़ है इंडिया स्लैम्स डिफेसमेंट ऑफ रॉक कार्विंग्स इन गिलगित बाल्टिस्तान रीजन।
गिलगित बाल्टिस्तान रीजन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है। अगर हम मैप देखें जम्मू एंड कश्मीर का, इस तरह से मैप है जम्मू और कश्मीर का, और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये गिलगित बाल्टिस्तान रीजन कहलाता है। ये पीओके रीजन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पर है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। ये एरिया है जो हम बात करें, ये अक्साई चीन का एरिया है। और इंडिया के अगर मैप के हिसाब से जाएं तो ये जो पूरा एरिया है ये अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पर हम इस एरिया की बात कर रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान रीजन की। यहाँ पर कुछ कार्विंग्स थी बुद्धिस्ट टाइम की, एंशियंट बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग्स थी जिसको वेंडलाइज किया गया है और डिफेसमेंट किया गया कुछ लोगों के द्वारा। तो इंडिया हैज रिएक्टेड स्ट्रांगली टू द रिपोर्ट ऑफ वेंडलिज्म एंड डिफेसमेंट ऑफ एंशियंट बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग इन गिलगित बाल्टिस्तान अंदर विच इज अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। ये जो कार्विंग्स थी ये इनवैल्यूएबल इंडियन बुद्धिस्ट हेरिटेज का पार्ट है, और ये ग्रेव कंसर्न है कि जो बुद्धिस्ट सिंबल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनसे रिलेटेड जो भी रिलीजियस और कल्चरल राइट्स हैं लोगों के वो इसके कारण वायलेट होते हैं, और जो भी लोग इन पे अपनी आस्था रखते हैं उनके लिए ये एक कंसर्न का विषय बनता है। तो इंडिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग जो ऑब्जेक्शन है वो रेस किया गया। ये जो एरिया है ये बेसिकली इंडिया का एरिया है पीओके, जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया था। ये जो एरिया है 1947 के बाद से ही पाकिस्तान के अंडर में है। इस एरिया के बारे में कुछ पहले भी न्यूज़ आई थी, पिछले महीने हमने देखा था कि एक डैम है जो चाइना के द्वारा इस एरिया में बनाया जा रहा है, जिस डैम का नाम है डायमर भाषा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। डायमर भाषा डैम जो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है, ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी न्यूज़ में था। गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में ये डैम है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया एंड भूटान इंक एमओयू फॉर एनवायरमेंट कोऑपरेशन। इंडिया और भूटान ने एनवायरमेंट रिलेटेड मुद्दों पे कोऑपरेट करने के लिए एक एमओयू साइन किया है। यूनियन कैबिनेट ने इस पर्टिकुलर एमओयू को क्लियर किया है, यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भूटान एनवायरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहता है और भूटान के लिए एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी जीडीपी में भी एनवायरमेंट का एक बड़े लेवल पे जो पार्ट भूटान ने दिया है। तो भूटान के साथ इंडिया मिलकर एनवायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है, वो काम करेगा। तो इससे रिलेटेड जो एमओयू है वो कैबिनेट ने क्लियर किया है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट न्यूज़ है SCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन क्लिनिकल ट्रायल विल रिज्यूम। WHO ने फिर से अब हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो क्लिनिकल ट्रायल है उसको रिज्यूम करने की बात की है। कुछ दिनों पहले WHO ने ये होल्ड कर दिया था, लेकिन अब फिर से दोबारा से इसको स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कैबिनेट नोट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म। कैबिनेट की तरफ से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए जाने हैं और जिसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू 65 ईयर ओल्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। और ये जो अमेंडमेंट है इट इज डन टू रिमूव सीरियल्स, पल्सेज, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, ऑनियन एंड पोटैटोज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। तो ये जो सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, ऑयल सीड हैं, एडिबल ऑयल है, ऑनियन और पोटैटो हैं, इनको एसेंशियल कमोडिटीज से अब हटा दिया जाएगा। इसके लिए अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। इस अमेंडमेंट को अप्रूव किया कैबिनेट ने, और ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू इमीडिएटली इफेक्टिव बनाया जाएगा। ये डायरेक्टली अभी नहीं किया जाएगा बिकॉज अभी हमारी संसद काम नहीं कर रही है, अभी संसद की मीटिंग्स नहीं हो रही है, सेशन नहीं हो रहे हैं। तो इसी वजह से ये तुरंत इफेक्टिव करने के लिए इसको इसके ऑर्डिनेंस रूट से इसको कराया जाएगा। अब ऑर्डिनेंस जो होता है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है, ये आर्टिकल है 123। पॉलिटी में हमने पढ़ा है कि 123 आर्टिकल ऑर्डिनेंस का होता है, और इसके थ्रू कोई भी अगर एक्ट में, किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट करना है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया जाता है अंडर आर्टिकल 123। तो इस अमेंडमेंट के अलावा भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हटाई जाने की बात की गई है और जिसको लेकर ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा। ये जो पैरामीटर्स है ये है रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फार्मर्स सेलिंग देयर प्रोड्यूस आउटसाइड नोटिफाइड मार्केट यार्ड एज वेल एज टू फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड अलाउ फार्मर्स टू एंगेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग। तो फार्मर्स
केवल मंडी में जाके अपने सामान अभी तक बेच सकते थे, लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस के बाद फार्मर्स आउटसाइड मंडी में जाकर भी अपने सामान बेच सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की कर सकते हैं, अपने जो भी उनके क्रॉप्स हैं उनको वो बेचना चाहें तो डायरेक्ट मार्केटिंग में इंगेज हो सकते हैं, और इवन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड जो कुछ प्रोविजन है वो भी लाए जाएंगे। तो फार्मर्स को जो रेट से रिलेटेड जो ग्रीवांस फार्मर्स का रहता है उसको एड्रेस करने के लिए ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है वो किया गया। फार्मर्स अब नोटिफाइड मार्केट से बाहर भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग में एंगेज हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बड़े लेवल पर कर सकते हैं। इसमें एक लिमिटेशन लगाई गई है कि अगर इन केस ऑफ एनी वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज या नेचुरल कैलेमिटी में गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकती है। बिकॉज जैसे ही एसेंशियल कमोडिटीज से ये जो सीरियल हैं या पल्सेज हैं या ऑयल सीड हैं, ऑनियन, पोटैटो जाते हैं, तो इनके रेट इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे टाइम में इनके रेट्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न रखा है, और ये जो रेट है इनको डीरेगुलेट करने का जो टारगेट है वो इसलिए रखा गया है जिससे कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर आएँ, और इन प्रोडक्ट्स, फार्मर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सीरियल्स हैं, इनके स्टोरेज के लिए, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मूवमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए या फिर कोल्ड स्टोरेज के लिए पैसा लगा सके, नई नई टेक्नोलॉजी ला सके। तो कंपनीज को एडवांटेज मिलेगा, कुछ इंसेंटिव मिलेगा, तभी वो नई कंपनीज इस फील्ड में आएंगी, और इन नई कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोविज़न रखा गया है। और जो कैप नॉर्मली गवर्नमेंट रखती है फूड आइटम्स पे, उन कैप को हटा लिया गया है। तो डायरेक्टली ये अब डीरेगुलेट हो जाने के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें एंटर कर सकती है, नई टेक्नोलॉजी ला सकती है, अपना मैनेजमेंट ला सकती है। तो कोल्ड स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम देखी गई है फूड सेक्टर में, उसको खत्म किए जाने की कोशिश की जा रही है इस अमेंडमेंट के द्वारा। जो भी एक्सेस रेगुलेटरी इंटरफेरेंस थे गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर में, उसके कारण ऐसा माना जा रहा था कि प्राइवेट कंपनीज अपना अच्छे लेवल पे इंसेंटिव नहीं ला रही हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। तो इसके बाद एडेक्वेट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, जिससे जो फूड का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, उसमें कमी आएगी, और किसानों की जो आमदनी है वो थोड़ा बढ़ेगी। जितने भी पेरिसेबल आइटम्स हैं उनके खराब होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होगी। अगर फूड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जो पेरिसेबल आइटम्स है वो लंबे टाइम तक रखे जा सकते हैं, उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ सकती है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और मार्केट के बारे में, तो ये दो जो मुद्दे हैं ये स्टेट का सब्जेक्ट हैं। एग्रीकल्चर और मार्केट स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस ला रही है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड जो एस्पेक्ट हैं उनके लिए ये प्रोविज़न ला रही है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाया जा सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर और मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। इनके बारे में जो भी प्रोविज़न लाने हैं या जो भी रूल्स और रेगुलेशन लगाने हैं, जो कानून बनाने हैं, वो स्टेट की टेरिटरी में आता है, स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आता है। एग्रीकल्चर एंड मार्केट आर स्टेट सब्जेक्ट। तो ये बात की गई है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म के लिए ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशंस नेम प्ली कैन बी सेंट टू सेंटर। सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की गई थी जिसमें यह बोला गया था पेटिशनर के द्वारा कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं। और इंडिया जो वर्ड है इससे फॉरेन ओरिजिन दिखता है, इसलिए इंडिया का नाम एक्सक्लूसिवली भारत होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर पेटिशन को सेंटर को भेज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनियन गवर्नमेंट एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकती है इसके रिगार्डिंग, इसलिए सेंटर के पास भेज दिया गया है। अब अगर हमने संविधान पढ़ा है, जितने लोगों ने संविधान पढ़ा है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है उस आर्टिकल में ये एक्सप्लेन किया गया है, और इसकी इस पर्टिकुलर आर्टिकल की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसलिए इस आर्टिकल में यानी कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों वर्ड यूज किए गए हैं। तो यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं है कि इंडिया ही केवल एक नाम है, भारत भी
संविधान में ये वर्ड भी यूज़ किया गया है। और कंट्री को लोग चाहे तो इंडिया भी बोल सकते हैं और भारत भी बोल सकते हैं, ये दोनों नाम दिए गए हैं। भारत एंड इंडिया आर बोथ इन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड एक पेटिशन 2016 में भी फाइल की गई थी कोर्ट में। तो उस पेटिशन में जो सीजेआई थे उस समय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था और उनके द्वारा ये बोला गया था कि एवरी इंडियन हैड राइट टू चूज बिटवीन कॉलिंग हिज कंट्री भारत और इंडिया। तो कोई भी इंडियन अपनी कंट्री को या तो भारत कह सकता है या इंडिया कह सकता है, जैसे उसकी चॉइस है वैसे बोल सकता है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इंडिया ही बोला जाए या भारत ही बोला जाए। तो इस बेसिस पे पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर से ये पेटिशन फाइल की गई। तो जो पेटिशनर के द्वारा बोला गया है कि ये फॉरेन ओरिजिन और ये वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल ही मिसप्लेस्ड सा दिखता है, बिकॉज इंडिया और भारत दोनों वर्ड यूज़ किए हैं और जिसकी जैसी चॉइस है वैसे बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल रखा है। तो ऐसे जो मुद्दे नॉर्मली कोर्ट में आते हैं, ये केवल कोर्ट का टाइम ही वेस्ट करते हैं और जो असल मुद्दे हैं उनसे कोर्ट का समय, जो कीमती समय है, वो भी भटकाते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर वर्ड पेज पे, ब्रिटिश पीएम ऑफर्स वीजाज फॉर मिलियंस इन हांगकांग। हांगकांग में जो क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस से रिलेटेड अब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने हांगकांग के लोगों के लिए जो वीज़ा की फैसिलिटीज़ है वो ऑफ़र की है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पे यूएसए के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में यूएसए ने हांगकांग और चाइना दोनों को जो इकोनॉमिक स्टेटस दिया था, या हांगकांग के साथ जो यूएसए के रिलेशनशिप थे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, उसको भी कम करने की बात की थी आफ्टर पासिंग अ बिल इन चाइना पार्लियामेंट। तो चाइना की पार्लियामेंट ने हांगकांग की ऑटोनॉमी को हिट करने के लिए, हांगकांग की ऑटोनॉमी को कम करने के लिए जो बिल पास किया, उसके बाद यूएसए ने ये कदम उठाया और ये स्टेटमेंट यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी हांगकांग के लोगों के लिए जो वीज़ा की फैसिलिटी है वो एक्सटेंड करने की बात किया। अब यहाँ पर ब्रिटेन कैसे आता है? अब ये हांगकांग की हिस्ट्री में ब्रिटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, बिकॉज 1997 तक हांगकांग में ब्रिटेन का शासन था। और ब्रिटेन ने जब 1997 में हांगकांग हैंडओवर किया चाइना को, तो कुछ शर्तों के बेसिस पे किया, जिसके बेसिस में था कि कुछ बेसिक एमिनिटीज़ और बेसिक फ्रीडम हांगकांग के लोगों को होगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव रिलेटेड मुद्दे हों या जुडिशियरी हो या हांगकांग के पॉलिटिकल मैटर्स हो, उन मामलों में हांगकांग में ऑटोनॉमी रहनी चाहिए। तो कुछ बेसिक मुद्दों को लेकर, कुछ बेसिक फ्रीडम को मानते हुए चाइना ने हांगकांग को अडॉप्ट किया था आफ्टर ब्रिटेन। तो उन मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है अभी चाइना के द्वारा। चाइना ने जो रिसेंटली एक्ट पास किया है, उस एक्ट में हांगकांग के लेजिस्लेचर को बाईपास करने की बात भी की गई है और हांगकांग के सेफ्टी और सिक्योरिटी से जो भी डिसीजन है वो चाइनीज़ पार्लियामेंट ले सकती है। तो इस पूरे मुद्दे को देखते हुए ब्रिटेन का ऐसा कहना है कि हांगकांग के लोगों के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया गया था इन 1997, उसको वायलेट किया है चाइना ने। इसलिए जो ब्रिटेन है वो हांगकांग के लोगों को अपनी तरफ से जो वीज़ा की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा। करीब 3.5 लाख लोग हांगकांग में ब्रिटेन के ब्रिटिश नेशनल हैं ओवरसीज पासपोर्ट के साथ। और इसके बाद का जो रूट है, इसको, इस पर्टिकुलर जो वीज़ा है, इसको ब्रिटेन की सिटीजनशिप का भी रूट माना जाता है। तो एक तरह से ब्रिटेन ने भी होलसोल पूरी तरीके से चाइना के इस लॉ के अगेंस्ट अपना जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर किया है। और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर नेपाल ने हांगकांग के मुद्दे पे चाइना को सपोर्ट करते हुए बोला है कि नेपाल बिलीव करता है वन चाइना पॉलिसी में, और इसलिए हांगकांग चाइना का पार्ट है और इस मुद्दे में चाइना ही होलसेल तरह से डिसाइड कर सकता है। तो एक तरह से पिछले कुछ दिनों में जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उनका पूरी तरीके से इंक्लिनेशन, पूरा झुकाव है चाइना की साइड, और हर मुद्दे पे चाइना के टोन में टोन मिलाकर बोल रहे हैं। इंडिया के साथ जो काला पानी का मुद्दा अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया इनकी गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी कहीं ना कहीं चाइना एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है इस रेटोरिक के पीछे। बिकॉज ये जो मुद्दा था काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन इस तरह से किसी गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज नहीं किया। और हमने पहले भी देखा था, पिछले कुछ आर्टिकल आए थे जिसमें ये बताया गया था कि केपी शर्मा ओली 2015 से पहले इंडिया के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, लेकिन जैसे ही नेपाल में संविधान आया और संविधान के बाद 2015 के बाद इनका जो रुख है इंडिया के लिए, वो एंटी इंडिया इनका एटीट्यूड दिखने लगा।
अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए इनके द्वारा इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और नेशनलिज्म रिलेटेड मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जिससे नेपाल के जो इमोशनल मुद्दे हैं उनका ये पॉलिटिकल गेन ले सकें। बिकॉज जो मोनार्की हटाने की बात है नेपाल में, उससे रिलेटेड अगर हम बात करें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात करें, तो इसमें नेपाल की जो कांग्रेस पार्टी है और नेपाल के जो प्रचंडा लीडर हैं उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। केपी शर्मा ओली का एक पॉलिटिकल स्फीयर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नेपाल के लोगों के द्वारा नहीं देखा जाता। तो ये अपनी एक पॉलिटिकल इमेज बिल्डअप करने के लिए भी ऐसे इमोटिव इश्यूज को, ऐसे नेपाल के लोगों के लिए जो इमोशनल इश्यूज हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे पॉलिटिकल स्टेचर इनका बढ़ सके। इस कारण से ये चाइना के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। अभी बिजनेस पेज पे न्यूज़ देख लेते हैं। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, कांट फोर्स वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट में दैट इट कंसीडर नीदर प्रूडेंट नॉर अप्रोप्रिएट टू गो फॉर ए फोर्स्ड वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। जो बैंकों के द्वारा 3 महीने या लॉकडाउन के टाइम पीरियड में जो लोन लिया जाता है उनके इंटरेस्ट को वेव करने के बारे में जो बोला जा रहा है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है, ऐसा आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दिया है। बिकॉज ये जो लोन का इंटरेस्ट है इसके बेसिस पे बैंक चलते हैं, बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंटरेस्ट के बेसिस पे ही आती है और उसको हटाने से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो जाएगी, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ बैंक के लिए जरूरी है कि जो इंटरेस्ट है वो बैंक को मिलना चाहिए। ये कुछ टाइम के लिए डिले किया जा सकता है, लॉकडाउन के कारण जो लोगों को तकलीफें हो रही हैं उसको कम करने के लिए ये जो वेवर है, ये जो इंटरेस्ट है उसको डेफर किया जा सकता है, लेकिन इसको वेव किया जाना ठीक नहीं है। इससे बैंकों की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। आरबीआई वॉज रिस्पॉन्डिंग टू ए पेटिशन चैलेंजिंग चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन लोन इवन ड्यूरिंग 3 मंथ मोरेटोरियम पीरियड। जो बैंकों के द्वारा 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड में भी जो इंटरेस्ट रेट लोन पे चार्ज किया जा रहा था उसके अगेंस्ट पेटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके जवाब में आरबीआई ने ऐसा बोला है। जो ये जो मोरेटोरियम है ये 31 अगस्त तक अभी आरबीआई के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये जो वेवर है इंटरेस्ट का, इसको केवल डिले किया गया है, इसको वेव ऑफ नहीं किया जा सकता। मोरेटोरियम डिफरमेंट एंड इट कांट बी कंस्टिट्यूट टू बी ए वेवर, इसको वेवर नहीं माना जा सकता, ऐसा क्लियर बोला है आरबीआई ने। बैंक्स आर कमर्शियल एंटिटी, ये इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच। दे आर एक्सपेक्टेड टू रन ऑन वायबल कमर्शियल कंसिडरेशन। तो आरबीआई का मानना है कि ये वेवर पॉसिबल नहीं है, इसका केवल डिफरमेंट या डिले किया जा सकता है ड्यू टू लॉकडाउन। तो ये न्यूज़ थी आज की न्यूज़पेपर की। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।